मैं डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, सह आचार्य, ड्राइंग एंड पेंटिंग, आर डी गर्ल्स कॉलेज, भरतपुर। आज के वीडियो में हम भारतीय आधुनिक कला के चित्रकार जे स्वामीनाथन की कला एवं उनके जीवन के बारे में बात करेंगे। जे स्वामीनाथन का जन्म शिमला में सन 1928 में दक्षिण के अय्यर परिवार के माता पिता के घर में हुआ था। उनके पिता उच्च सरकारी अधिकारी थे। बचपन में स्वामी बहुत चतुर और जिद्दी भी थे। चित्रकला में रुचि होते हुए भी उन्हें कला विद्यालय में प्रवेश नहीं लिया। हाई स्कूल के पश्चात उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय की प्री मेडिकल कक्षा में भर्ती किया गया, किंतु वहां उनका मन न लगा। वहां भी उनकी ऊधम मचाने वाली प्रवृत्ति बनी रही। धीरे धीरे उन पर राजनीतिक प्रभाव भी पड़ने लगा। 1943 की प्री मेडिकल परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने से स्वामी घर छोड़कर कलकत्ता भाग गए। वहां वे सिनेमा के टिकट ब्लैक में बेचते तथा फुटपाथ पर सिले हुए अंडरवियर बेचने लगे, जिससे कि वह अपनी आजीविका चला सके। वहीं वे क्रांतिकारी समाजवादी दल के सदस्य बने। उन्होंने समाजवादी साहित्य तथा विचारधारा का गंभीर अनुशीलन किया। 1.5 वर्ष के पश्चात वे दिल्ली लौटे और कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य बन गए। वहां उन्होंने मजदूर आवाज नामक पत्रिका का संपादन किया। वे दल के विद्वान प्रवक्ता भी बन गए। सन 1947 में स्वामी पार्टी में मतभेद होने पर जयप्रकाश नारायण के समर्थक न बनकर अरुणा आसफ अली आदि उग्रवादियों के अनुयायी हो गए। उनके ऊपर साम्यवादी होने का आरोप लगाया गया। स्वामी ने समाजवादी दल छोड़ दिया और साम्यवादी दल के सदस्य बन गए। वे सक्रिय रूप से सामाजिक कार्यों में भाग लेने लगे। सन 1953 तक राजनीतिक परिवर्तनों तथा पार्टी की विचारधारा में विभिन्नताओं के कारण स्वामीनाथन 1954 तक उससे पूर्णतः पृथक हो गए। इसी समय उन्होंने विवाह किया। वे कुछ समय बाद करोल बाग स्थित अपने माता पिता के पास रहने लगे और आजीविका के लिए दैनिक हिंदुस्तान तथा सरिता में बच्चों की कहानियां लिखने लगे। सन 1956 एवं 57 तक उनका संपर्क पीपल्स पब्लिशिंग हाउस में से हो गया और उन्हें साम्यवादी लेखन में पर्याप्त योगदान किया। इस संपूर्ण अवधि में समय मिलने पर स्वामी चित्रांकन करते रहते थे और दिल्ली के कला जगत की गतिविधियों के भी संपर्क में रहते थे। सन 1958 में उन्हें वारसा, पोलैंड की एक छात्रवृत्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए ग्राफिक कलाओं के अध्ययन हेतु मिली, किंतु वे 6 महीने बाद ही लौट आए और सैलोज मुखर्जी से कला सीखने लगे। सन 1960 के आसपास वे दिल्ली शिल्पी चक्र के कलाकारों के साथ भी बैठने लगे। दिल्ली की चित्रकला जगत में उनकी प्रसिद्धि होने लगी। वे चित्र बनाने के साथ साथ कला पर अच्छी बहस भी कर लेते थे। वे अपनी कला को राजनीतिक रंग भी देने में कुशल थे। अपनी कला के लिए स्वामीनाथन ने एक मंच तैयार किया और सन 1963 में उन्होंने समान विचार वाले कुछ साथियों के सहयोग से ग्रुप 1890 की स्थापना की। इसकी प्रदर्शनी का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने किया। दल के अन्य सदस्य थे जयराम पटेल, राजेश मेहरा, गुलाम शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, अंबादास, रेडप्पा नायडू, बालकृष्ण पटेल, एस.जी. निकम तथा एरिक ब्राउन थे, किंतु इनके आदर्श अथवा सिद्धांत एक समान नहीं थे। यह एक प्रकार से अन्य दलों के प्रहार से कलाकारों को बचाने का तथा दूसरों को रोकने का तरीका था।
स्वामी ने 1966 में दल के प्रचार के लिए कांट्रा पत्रिका का प्रकाशन भी किया। अपनी कला में वे भारतीय विचारधारा की वैचारिक पृष्ठभूमि के साथ साथ आधुनिक, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्वतंत्र शैली के विकास का प्रयत्न करने लगे। अपने चित्रों की प्रदर्शनी भारत तथा विदेशों में भी करने लगे। सन 1968 में भारत में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय त्रिनाले में उनका सम्मानित उल्लेख किया गया। उन्हें नेहरू फेलोशिप प्रदान की गई, जिसमें देश में भ्रमण तथा शोध कार्य करने का प्रावधान था। सन 1969 में वे साओ पाउलो, ब्राजील की द्विवार्षिक प्रदर्शनी में अंतर्राष्ट्रीय जूरी के सदस्य भी बनाए गए। 1970 में स्वामी ने ललित कला अकादमी के गठन और कार्यों का विरोध करना प्रारंभ किया और आर्टिस्ट प्रोटेस्ट मूवमेंट के सचिव रहे। धीरे धीरे उन्हें उसमें सफलता मिली और उनका भारतीय कला की गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहयोग माना जाने लगा। उन्हें भोपाल के रूपंकर, जिसको आज भारत भवन के नाम से भी पहचाना जाता है, का प्रथम निर्देशक नियुक्त किया गया, जिसका उद्घाटन 13 फरवरी 1982 को हुआ था। इस भारत भवन में स्वामीनाथन ने भोपाल और उसके आसपास के आदिवासियों द्वारा निर्मित कलाओं को संजोने का कार्य किया, जो कि उनके महत्वपूर्ण योगदान का एक प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देता है। स्वामीनाथन की कला का प्रथम चरण 1959 के लगभग आरंभ हुआ, जब वे प्रागैतिहासिक कला की बिंब योजना तथा आदिम सभ्यता के टोटम चिन्हों का प्रयोग करते थे। उस समय वे कला के जादुई प्रभावों का भी विचार करते थे। दूसरे चरण में उनका ध्यान भारत की लोक तथा आदिवासी संस्कृतियों की ओर गया, जिनके प्रतीकों तथा प्रतिमाओं को उन्होंने जादुई भावना से देखा। सन 1960 के पश्चात वे भारतीय मिथकों का अधिकाधिक प्रयोग करने लगे। इनमें ओम, स्वास्तिक, कमल, लिंग, सर्प तथा हाथ की छाप प्रमुख थे। इनमें बड़े आकारों तथा गहरे तीखे रंगों का गाढ़ा प्रयोग किया गया। स्वयं इन्हीं के शब्दों में आरंभिक चित्रों में पैलेट नाइफ का बहुत इस्तेमाल किया गया। ये प्रतीक ग्राम्य संस्कृतियों से निकलकर शहरी वातावरण में पहले ही अपना बहुत कुछ महत्व खो चुके थे। स्वामीनाथन ने इन्हें अपने अनुकूल चित्रित करके इन्हें और भी अधिक दुर्बल बना दिया। इनके माध्यम से स्वामी ने किसी निश्चित शैली का विकास नहीं किया। इसके पश्चात स्वामीनाथन काल्पनिक ज्यामितीय चित्रण करने लगे। चित्रों को उन्होंने अंतराल की रंग ज्यामितीय, कलर ज्योमेट्री ऑफ स्पेस कहा। इन आकृतियों के पीछे निश्चित रूप से तांत्रिक प्रभाव है। रंग योजनाएं हल्की और पारदर्शी हैं तथा चित्र केवल रंगों के संयोजन की दृष्टि से ही बनाए गए थे। रंगों में न कहीं वैपरीत्य है, न उभार है और न गहराई। धीरे धीरे स्वामीनाथन भवनों आदि को ज्यामितीय रूपों में ढालने लगे और आकार भी छोटे होने लगे। इस प्रकार एक नई बिंब योजना का उद्भव हुआ। अपने विकास के आधुनिकतम चरण में स्वामीनाथन ने प्रकृति से प्रतीकों का चयन किया। वे आड़े तिरछे, कोमल, पारदर्शी तथा विशाल आकार के पर्वतों का चित्रण करते, जिन्हें गुरुत्वाकर्षण से मुक्त होकर आकाश में बड़े सहज भाव से विचरण करते दिखाया जाता था। कभी कभी इन पर कोई पक्षी बैठा अंकित किया जाता। पर्वत के नीचे या पहाड़ी के शिखर पर एक पुष्पित झाड़ी का अंकन रहता था। अपने प्रथम बसंत को प्रदर्शित करता कोई पौधा, तुलसी, चेरी या गुलमोहर, कभी कभी आकाश में उपजा कोई वृक्ष भी चित्रित होता था, जिसकी जड़ें तथा शाखाएं आकाश में ही फैली रहती। आकाश अत्यधिक प्रकाश युक्त होता है। कभी पीले व्रत अथवा चंद्राकार चिन्हों द्वारा आच्छादित पहाड़ी से आकाश में उड़ती पक्षी जैसी कोई वस्तु जो उड़ती सी भी है और स्थिर सी भी है, चित्र का संपूर्ण प्रभाव अतीन्द्रिय लोक में ले जाता है। इन चित्रों के द्वारा वे ब्रह्मांड के
अभी तक अनुभूत पक्षों का अनुभव कराना चाहते हैं। चित्रों में अंकित वस्तुएं केवल रंग के चमकदार धब्बे हैं, अतः चित्र देखते देखते हमारे सामने से वस्तुओं का रूप अदृश्य हो जाता है और केवल रंग का धब्बा शेष रह जाता है। बिंब छिप जाता है और प्रतिबिंब रह जाता है। तो इस प्रकार से जे स्वामीनाथन ने अपनी कलाओं को भारतीय मिथकों एवं चरित्रों से प्रारंभ करते हुए ज्यामितीय आकारों में प्रकृति को प्रकट करने का प्रयास किया और इन्होंने लाल, पीले, कत्थई, गेंदई, हल्दिया, नीले एवं भूरे रंगों का प्रयोग करके स्वयं को लोकधर्मी एवं जमीनी चित्रकार होने का परिचय दिया। धन्यवाद।